प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही, आज हम अपने भाषा से के अंतर्गत पाठ 10 सुंदर बदली के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। और आपको पता है, भाषा से व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं और ये बहुत ही सरल है। तो हम एक एक करके इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह है पढ़ो, समझो और लिखो। तो शुरुआत करते हैं भाषा से के पहले प्रश्न से। भाषा से पहला है पढ़ो, समझो और लिखो। ध हलंत जमा य, ये मिलकर बनाता है शब्द ध्येय। ध का उच्चारण अल्प है य, और अब उससे 3 मिलते जुलते शब्द हैं ध्यान, ध्यान, संध्या, अध्यापक। फिर है र हलंत जमा प, ये बनाता है रफ। र अल्प है, आधा र है, हम कहेंगे र हलंत। हल का निशान जो है बच्चों, किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के नीचे लगता है हल का निशान, तो उसका अर्थ होता है कि ये शुद्ध व्यंजन है, या फिर हम कह सकते हैं वह आधा व्यंजन है। क्योंकि शुद्ध व्यंजन किसे बोलते हैं? जिसमें स्वर नहीं मिला। और लिखने का क्या तरीका होता है? हलंत के निशान से हम लिखते हैं। तो शुद्ध व्यंजन में कोई स्वर मिला नहीं होता है, तो इसे हल का निशान कहते हैं। और ये आधा होता है। लिखने में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो आधा ध और पूरा य लिखा है। तो व्यंजन तो दोनों ही हैं, लेकिन जो ध है वो शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि इसमें कोई स्वर मिला नहीं है। और य जो है इसमें स्वर मिला है, इसीलिए इसे हमने पूरा लिखा है। तो ध्य। ठीक उसी तरह र हलंत का अर्थ है कि आधा र और पूरा प, तो इसे इस तरह हमने लिखा है। अब इनसे बनने वाले कुछ शब्द भी लिख दें। तो वो हैं दर्पण। पाठ में भी ये शब्द आया था। दर्पण आईना को कहा जाता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण क्या होता है? आईना होता है। दूसरा है अर्पित। अर्पित का है दे देना, अर्थ। और सर्प, सांप को सर्प भी कहा जाता है। सांप का पर्यायवाची शब्द सर्प ही है। तो शुरुआत करते हैं इनका उच्चारण भी। तो हम उच्चारण, जैसा कि भाषा से वाले में हमें बताया भी गया है कि पढ़ो, समझो और लिखो। हमें इनका उच्चारण भी करना है, समझना है और लिख करके अभ्यास भी करना है। ये तीनों काम हमें करने हैं। तो आधा ध पूरा य ध्य किया जाता है। तो उच्चारण में भी आपको पता है हिंदी में जैसे बोला जाता है ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है। तो ध्य, आधा ध पूरा य ध्य।
और 3 शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? ध्यान, संध्या, अध्यापक। तो आपने देखा यहाँ ध का उच्चारण अल्प है, कम देर के लिए ध का उच्चारण किया जा रहा है तीनों में। अगर हम इसे पूरा ध पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम ध्यान बोलेंगे तो ये गलत है, ध्यान नहीं है, ध्यान, ध्यान, ध का उच्चारण गलत। संध्या, तो ध का उच्चारण कम देर कर रहे हैं, अगर पूरा करेंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। संध्या, ये गलत है, संध्या, तो ध का उच्चारण कम है। अध्यापक, तो इसमें भी ध का उच्चारण कम। तो इसका हम अभ्यास करेंगे उसी तरह। र हलंत प रप, तो दर्पण, दर्पण, इसका किस क्रम से इसको पढ़ा जाता है? द के बाद में र को पहले पढ़ा जाता है। ये वाला जो र किसी भी वर्ण के ऊपर आता है उस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। तो हम कहेंगे द से के बाद र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम प का, फिर न का। तो दर्पण, अर्पित, अ के बाद में हमने र का उच्चारण किया, फिर पी का उच्चारण किया, फिर त का। उसी तरह सर्प, सर्प का अर्थ है सांप, तो सर्प का हम उच्चारण इसी तरह करेंगे। तो एक बार लिख भी लेते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। आधा ध या न, तो ध्यान को कैसे लिखते हैं? पहले हमने आधा ध लिखा, फिर य में आधी मात्रा, फिर न, ध्यान। उसी तरह संध्या का अभ्यास करते हैं। स, आधा ध, फिर या, संध्या। अगला हमारा शब्द है अध्यापक। अ, ध में या की मात्रा, फिर प, फिर क, अध्यापक। दर्पण, द, र, फिर प, फिर र, दर्पण। अर्पित, अ के बाद र का उच्चारण, फिर पी का, फिर त। अर्पित लिखना भी आना चाहिए, और ये र ऐसे बनाएंगे तो आसानी से बन भी जाता है। सर्प, सर्प, सर्प सांप को, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान, ये तो बहुत आसान शब्द है। जैसे हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं या योग करते समय ध्यान लगाते हैं। संध्या, शाम को संध्या भी कहा जाता है। अध्यापक, शिक्षक को कहा जाता है, आपको पता ही है। दर्पण, जिसमें हम आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अर्पित का है दे देना, जैसे हम ईश्वर को पुष्प अर्पित करते हैं, देते हैं, चढ़ाते हैं। सांप को का पर्यायवाची शब्द सर्प भी है। तो ये है हमारा भाषा सी का पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। ये है उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, उल्टे अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने इसको लिख भी लिया होगा। भाषा से का दूसरा प्रश्न करेंगे। भाषा से का हम दूसरा प्रश्न करेंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। गंदा,
विलोम शब्द लिखना है तो उल्टे अर्थ वाले का अर्थ ही होता है विलोम शब्द। सुंदर, हल्का, प्रसन्न, और अंतिम है सूखा। और अंतिम शब्द है सूखा। एक बार फिर से देखते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो तो हमें इसका विलोम शब्द लिखना है। गंदा का होता है, इसमें बच्चों कई कई शब्दों के दो विलोम शब्द भी होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। जैसे कि उसमें गंदा भी आता है, गंदा का साफ भी लिख सकते हैं और स्वच्छ भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम विलोम शब्द लिखते हैं तो उसके दो दो अर्थ और दोनों ही सही हो सकते हैं। तो गंदा उसी में से है। हम इसको कह सकते हैं गंदा का विलोम होता है साफ, या स्वच्छ भी लिख सकते हैं। तो हम साफ लिखते हैं, आसान पड़ेगा आपके लिए भी याद करना है। गंदा का साफ, धुंधला का अर्थ होता है जो चीज अस्पष्ट हो, जो दिखे ना। होता है ना, जैसे कि कभी आईने पे अगर पानी लग जाए या धूल पड़ जाए तो साफ नहीं दिखता है। तो धुंधला का होता है स्पष्ट। तो धुंधला का कुछ बच्चे साफ लिख देते हैं, ऐसा नहीं, उसको स्पष्ट बोला जाता है। तो धुंधला का स्पष्ट। अगर कहेंगे स्पष्ट का विलोम बताओ तो धुंधला हम बताएंगे। स्पष्ट का विलोम अगर पूछ लिया तो धुंधला, अगर धुंधला का पूछ लिया तो स्पष्ट। हमें दोनों तरफ से याद करना है। और परिभाषा भी तो आपको याद ही है। आपको पता है परिभाषा में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे अभी हमने लिखा गंदा, गंदा का साफ। अगर परीक्षा में मैंने साफ दे दिया तो साफ का आप लिखेंगे गंदा। तो कैसे भी दोनों तरफ से आपको याद रखना है। तो गंदा का साफ, साफ का गंदा। धुंधला का स्पष्ट, स्पष्ट का धुंधला। तो मैं स्पष्ट लिखता हूं, स्पष्ट आधा स, पूरा प, आधा श, ट, स्पष्ट। क्योंकि बहुत बार देखा गया है बच्चे एक तरफ से ही याद करते हैं। विलोम शब्द में हमें दोनों तरफ से याद करना चाहिए। धुंधला का स्पष्ट, हो सकता है परीक्षा में स्पष्ट ही दे दे तो आप बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्या था क्या था। तो स्पष्ट का धुंधला, धुंधला का स्पष्ट, स्पष्ट का धुंधला। अगला है सुंदर का। कुछ बच्चे गंदा लिखते हैं, यानी सुंदर का कुरूप होता है, ये याद रखिएगा। सुंदर का गंदा या बुरा नहीं होता है। सुंदर का विलोम होता है कुरूप, जिसका रूप अच्छा ना हो। तो इसे ही लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सुंदर का होता है कुरूप। सुंदर का कुरूप, और कुरूप पूछा तो सुंदर देना होगा। हल्का का भारी, तो बहुत आसान भी है। हल्का का भारी, भारी का हल्का। प्रसन्न का भी दो होते हैं। प्रसन्न का अप्रसन्न भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। और दुखी, दोनों ही सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कुछ शब्दों के एक से अधिक विलोम होते हैं, तो उसमें प्रसन्न भी है। जैसे गंदा का हमने बताया था, गंदा का साफ भी होता है और स्वच्छ भी होता है। उसी तरह प्रसन्न का अप्रसन्न भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है।
प्रसन्न का दुखी भी होता है और अप्रसन्न भी विलोम हो सकता है। तो दोनों को ही याद कर ले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, प्रसन्न का लिखता हूँ अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न, सूखा का गीला, सूखा का विलोम होगा गीला और गीला का विलोम सूखा। तो हमें दोनों तरफ से याद करना। तो एक बार इसको मैं पढ़ के बोल देता हूँ, हम पढ़ करके इसको याद करते हैं। कैसे नहीं याद होगा, बहुत आसान है। बस इसके अंदर हमारी स्पष्ट जो है वो नया शब्द है और कुरूप नया शब्द है। बाकी तो हमने पहले पढ़ रखा है और हम जानते हैं। तो गंदा का साफ, धुंधला का स्पष्ट, ये नया है। धुंधला का स्पष्ट, ये नया शब्द है, तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखना। सुंदर का कुरूप, ये भी हमने पहले नहीं पढ़ा है, ये भी नया है। तो सुंदर का कुरूप, परीक्षा में अगर कुरूप ले दिए तो बोलना होगा कुरूप का सुंदर। स्पष्ट का विलोम धुंधला, साफ का गंदा, हल्का का विलोम होता है भारी, प्रसन्न का अप्रसन्न या दुखी भी लिख सकते हैं हम, और सूखा का गीला, गीला का सूखा। तो विलोम शब्दों को हम दोनों तरफ से याद करेंगे और ये बहुत आसान भी है। तो अगला है हमारा, ये भी है बोल बोल कर पढ़ो और समझो। ये हमारा तीसरा प्रश्न है और इसको पहले हमें बोल बोल कर के पढ़ना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। इसने आपने एक बार नोट कर लिया इसे, आप इसी पर फिर से दूसरे प्रश्न को नोट कर लीजिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। तीसरा बहुत आसान है। हमारा तीसरा प्रश्न है बोल बोलकर पढ़ो और समझो। बोल बोल करके, बोल बोल कर पढ़ो और समझो। तो पहले शब्द लिखते हैं मिट्टी, इसको ध्यान से देखते भी जाना शब्दों को। उसके बाद लिखा है तो हलंत का, जो हमने आपको बताया था, इसका प्रयोग हो रहा है खट्टा। इसके नीचे हल का निशान लगा होता, मतलब वो वर्ण क्या है, आधा है। आपको याद आ गया होगा, तभी मैंने बताया था जी। पट्टी, तो ट, इस ट में हलंत लगा है और इस ट में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है। चट्टान, इस ट में हलंत लगा है, चट्टान। तो इन शब्दों को देखने से हमें क्या पता चलता है, ध्यान से देखिए इन शब्दों में कि पहले जो है एक जैसे व्यंजन जुड़े, तो लेकिन पहला वाला जो व्यंजन है वो आधा है। इन सभी शब्दों में दो एक जैसे व्यंजन है, जैसे ट, यहाँ भी ट है, यहाँ भी ट है, यहाँ भी ट है, एक जैसे व्यंजन है और इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जहाँ दो बार आते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, तो आप इसको जो है इन शब्दों को पढ़ के आइएगा, ताकि कल हमें समझना और पढ़ना आसान हो जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।